हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे टॉप 50 एसएसटी क्वेश्चंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके हर उस पेपर के लिए जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। स्टेट, सी टेट, डी एसएसबी, सीजीएल, एसएससी, जिस भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर मैं ऑप्शंस रिपीट नहीं करूँगी, बस केवल हम क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत स्पीडली रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्तर पर्वत है? ब्रह्मोत्तर पर्वत है, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा व्यास पर्वत। व्यास पर्वत जो है हमारा ब्रह्मोत्तर पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कथन ए और कथन बी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये है हमारा कथन ए। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो क्या ये दोनों सही हैं? तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। बिल्कुल ठीक है दोनों के दोनों, क्योंकि जो चंद्रमा है वह जब पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखते हैं उसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है और 27 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है और लगभग इसी समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कायांतरित सेल के बारे में निम्नलिखित यहाँ पर ABC करके कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों को चयन करना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो कायांतरित सेलों के बारे में है, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा, बहुत स्पीडली हम यहाँ पर करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो आग्नेय और जो अवसादी सेलें, 3 तरह की सेलें होती हैं, आग्नेय, अवसादी यहाँ पर और कायांतरित। यहाँ आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दबाव के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आग्नेय सेलें हैं, सबसे मजबूत यही होती है, फिर अवसादी सेलें, फिर कायांतरित सेलें हैं। इन दोनों सेलों के उच्च दाब और ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में ये परिवर्तित हो जाती हैं और कायांतरित सेल उच्च ताप और दबाव के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं और सबसे लास्ट में ये जो कायांतरित सेलें हैं ये मैग्मा बन जाती है अधिक दबाव आने पर। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, जो संगमरमर है वह एक कायांतरित सेल होता है। बिल्कुल सारे हमारे ऑप्शन सही हैं, तो ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से जो हमारे उल्का पिंड है वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते तो किस परत में आकर वो जल जाते हैं? तो आपने देखा होगा ये हमारी परतें होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें होती हैं, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है हर एक पेपर में। तो यहाँ पर आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल में आकर जो ये है उल्का पिंड है जल जाते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किस चीज से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास जो है यहाँ किस चीज से जुड़ा हुआ है? घरों के आसपास बसावट से नहीं, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम नो। यहाँ पर आंसर रहेगा लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करने हैं। यहाँ पर कथन और ए और बी दोनों पर विचार करने हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। कौन सी पवनें? यहाँ पर देखते हैं स्थायी पवनें जो हैं एक ही दिशा में निश्चित रूप से चलती हैं, बिल्कुल स्थायी होती है तो एक ही दिशा में चलती है। पश्चिम एवं पूर्व पवनें इसके उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। तो ये दोनों किस चीज़ के उदाहरण हैं ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। कौन से स्थल हैं? घास के स्थल हैं, कंपोस और लानोस। कंपोस है हमारा ब्राजील में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कंपोस कहाँ है? ब्राजील में। वेनेजुएला कहाँ? वेनेजुएला की जो घास है उसका नाम क्या है? या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लानोस घास कहाँ मिलती है? वेनेजुएला में मिलती है।
दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जलवायु। यहाँ जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है वो मौसम होता है। तो जलवायु जो है लंबे समय के परिवर्तन को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और ऊंचावच पर निर्भर करती है, बिल्कुल ये भी हमारा गलत है। तो ए और बी दोनों ही हमारे गलत हैं। तो डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह कैसा है? एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा स्रोत एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह क्या है? बायोगैस है या भूतापीय प्राकृतिक गैस है, मोम है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ये प्राकृतिक गैस है। ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह जो है अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर रहेगा ये है हमारा अंटार्कटिका में। कहाँ पर है यह? अंटार्कटिका में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत स्पीडली हम 50 क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में करेंगे, जो हर एक उस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जिस पेपर में SST पूछी जाती है। हम डेली 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप। यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन कवर करेंगे हम। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड है। ज्योग्राफी, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हर एक जो है सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। ये 500 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। नहीं, सभी का तो खनिज का अधात्विक होने का मतलब नहीं बनता है। तो सभी वाला हमारा यहाँ गलत है, सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं, ये याद रखिए। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल, खनिज जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। यह एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बिल्कुल, यह एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो इनका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा सी, नर्मदा जो है। इसका आंसर रहेगा नर्मदा में आखेट और संग्रहण मिलते हैं। और वज्जी में क्या मिलता है? वज्जी ये आरंभिक गणतंत्र इसे कहते हैं। गारो पहाड़ियाँ जो हैं, गारो पहाड़ियाँ का ये रहेगा आरंभिक कृषि गारो पहाड़ियों में। गंगा घाटी में क्या रहेगा? गंगा घाटी का रहेगा हमारा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर रहे हैं हमारे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा सी ऑप्शन रहेगा। याद कर लीजिए, नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण मिले हैं। वज्जी से इसको कहते हैं आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियाँ ये हैं आरंभिक कृषि, यहाँ से गारो पहाड़ियों से मिलती है। और गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व से शहर है यहाँ। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ कथन दिए गए हैं, ए और बी दो दिए गए हैं। भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों तथा काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ए जो कथन है हमारा बिल्कुल गलत है और बी बिल्कुल सही है। जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त हैं, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण, जो शासक है उनका धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल गलत है, हमारा बी ठीक है। लंबी अवधि में जो घटनाएं होती हैं उनको समस्यात्मक होता है, उनको एक ही तिथि और उनकी विभाजनों के अंतर्गत लिखना उनके बारे में। तो ये हमारा डी रहेगा। निश्चित
नीचे दिए गए कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में, नई लोकप्रिय भारतीय कला के संबंध में क्या कई चित्रों में अपने अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। कई चित्रों में अपने आसपास के जो बदलाव हैं उनका उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और नेक्स्ट में क्या है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, 14th का आंसर हमारा रहेगा ये ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। दोनों ही सही हैं लेकिन ए की जो व्याख्या है वह सही नहीं है बी के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको वीडियो का ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको स्टॉप करके आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। इनमें से किसे एक प्राथमिक स्रोत मानते हैं आरंभिक मानवों की समझ के लिए। तो इनमें से जो है हमारा मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, यहाँ से हमारा आरंभिक जो मानव है उसके बारे में पता लगता है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले कहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता था बच्चों को, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर उनको पूरे साल भर पढ़ाया जाता। जब वे खेतों में काम करते थे उस टाइम पे नहीं पढ़ाई होती थी। यहाँ पर नीचे दिए गए कथन है ए बी। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के संदर्भ में, यहाँ कथन ए है 18वीं शताब्दी जब तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। किसके रूप में देखते थे, लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोग एक बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए तो हमारा बिल्कुल ही गलत है और बी हमारा सही है। तो ए गलत है और बी सही है, डी ऑप्शन रहेगा। सही वाले को हम अच्छे से याद कर लेंगे और गलत वाले को भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, BCI का तात्पर्य क्या है। BCI की फुल फॉर्म क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा बी, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा ये रहेगा हमारा BCI, बिफोर कॉमन एरा। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। कैसे जानते हैं कि पहले क्या है शुतुरमुर्ग होते हैं, पूरा पाषाण युग में थे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के पटने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कैसे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसका आंसर रहेगा जंगलों का विनाश हो गया था, तब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या हुआ था, देखो यहाँ अगर हमें इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम आंसर का पता लगा सकते हैं। तो ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और यहाँ पर जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, या फिर सभ्यता नदियाँ सूख गई थी। संभवतः जो नदियाँ हैं वो सूख गई थी, बाढ़ का तो कोई रोल नहीं था। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा, बाकी तीनों ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। ए, बी और डी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या, इसका आंसर रहेगा 21 का। देखते हैं, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है, ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है, महायान बौद्ध धर्म।
बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। कब? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यहाँ पर नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? इनमें से सही क्या है? तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये हमारा रहेगा खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही, दिल्ली से बंगाल जैसे। नेक्स्ट क्या है हमारा जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा गलत है? तो इसका ऑप्शन रहेगा अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ये हमारा गलत है। बाकी जो सही है वो भी पढ़ लेते हैं। तो जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो किस प्रकार यहाँ पर नियंत्रण को समेकित किया अंग्रेजों ने? तो यहाँ आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकतर अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार हैं वह ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये रहेगा हमारा विशेषता इसकी नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है। यहाँ पर आंसर रहेगा मतदान जो करते हैं वो भी हमें किसी को बताना नहीं होता। तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है। जनता को मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भारत के कौन से क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ए। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा, देखते हैं, अपील प्रणाली का आंसर रहेगा निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करना। निचले जो न्यायालय है इसके आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करना ही यहाँ हमारा आंसर रहेगा अपील प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इनमें से प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण यहाँ पर इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, यह नहीं आएगा। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह यहाँ कोयला लोहा इसक जैसे खनिजों की प्रचुरता है, बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में यहाँ पर सही है कि यह एक ऐसा द्वीप है जिसे होकर करक विषुवमकर रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं अफ्रीका से, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पवन स्थायी भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्षा होती है।
जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम्य किसे कहा गया है? तो कोस्टा रिका उपागम्य कहा गया है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। सैन्य बल न रखना ताकि जो जन स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा खर्च किया जा सके, ये जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1997 में प्लीज़ अगर आप अभी आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर। पहली बार आप आए हैं तो बहुत ही कम समय में यहाँ 50 क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एसएसटी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का, दिल से स्वागत है चैनल पर। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन पीड़न से बचाने के लिए की। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा कार्यस्थलों पर यौन पीड़न से बचाने की। ये 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं को कार्यस्थल पर, विशाखा जो है निर्देशन, विशाखा निर्देशन की रचना कार्यस्थल पर महिलाओं को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? कौन करते हैं एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति? केंद्र सरकार करती है एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? इनमें से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नगर निगम वार्ड, ये हमारा ग्रामीण में नहीं आता है। तो पटवारी आता है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी आता है, लेखपाल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा सिविक्स का। नेक्स्ट क्या है? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. वासु निर्देश क्या है? तो डी.के. वासु निर्देश क्या है? 35 का आंसर रहेगा गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ये है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. वासु निर्देशन कि जब किसी की गिरफ्तारी और नज़रबंदी और पूछताछ करते हों तो उनको अपने नियमों का पालन करना चाहिए, निर्देशन से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता है? तो कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता है? तो 36 का आंसर रहेगा हमारा अनुसूचित जनजाति। वन अधिकारी कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है? द्वितीय स्रोत का यहाँ पर उदाहरण है हमारा हमारी अतीत वन कक्षा 6 के एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तिका। यह द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। ये नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ देखते हैं पहले कथनों को। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल ठीक है ये भी। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करना। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। हमारा बी ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए एसएसटी की टीचर का? तो सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। जितने भी तत्व समाज का निर्माण करें उन सभी के बीच में जो संबंध है उनका बोध कराना, यह है हमारी जो है एसएसटी की टीचर का कार्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में जो आकलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कि शिक्षार्थियों ने कितना पढ़ा है उसकी प्रतिपुष्टि करना और मानक स्थापित करना कि उसको बच्चे ने पाने के लिए प्रयास किए हैं।
नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है फिल्में कक्षा के भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती है। बिल्कुल, कक्षा के बाहर की और कक्षा के भीतरी जो है दुनिया को यह हम फिल्में द्वारा दिखा सकते हैं। बी है, फिल्में अनदेखे तथा अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है। बिल्कुल ठीक है, अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। बिल्कुल तीनों ही सही रहेंगे हमारे। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो विद्यार्थियों को, छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने में, नहीं एक तरीके से नहीं, बहुत तरीकों से। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ABC, ए आंसर इसका रहेगा। कक्षा में मानचित्र के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? 42 का आंसर हमारा रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। ये हमारा आंसर कैसे रहेगा? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल, जो मानचित्र हमारे सामाजिक और राजनीतिक है, और बाकी यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे ऑप्शन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 43 हमारा क्या रहेगा? देखते हैं इस क्वेश्चन का। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम्य को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? जीवन से अधिगम्य को जोड़ने के प्रयास के लिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा रहेगा कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर तथा सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ए और सी इसका आंसर रहेगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करना, ये बिल्कुल सही रहेंगे। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग किया होता है। तो वंशावली चार्ट का जो प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन या विकास को चित्रित करना। बिल्कुल ठीक है। अनुक्रम तथा प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाना। बिल्कुल ठीक है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। स्थान की अवधारणा विकसित यहाँ नहीं करेंगे हम। ABC ऑप्शन इसका रहेगा। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम्य प्रक्रिया में अनुकूलन लाना चाहिए? तो किस तरह से अनुकूलन लाना चाहिए? यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? विराम तथा प्रवृत्ति, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना। नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। दोबारा से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दृष्टि बाधित, जो दृष्टि मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनको सुनाई तो अच्छे से देता है। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ। विराम मतलब जहाँ पर रुकना हो वहाँ रुकना है बोलते समय, और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना। उच्चारण सही होना चाहिए और उच्च आवाज में बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ए वाला हमारा ठीक है। आगे देखते हैं। बी ऑप्शन क्या? विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों तथा कार्य प्रकारों का प्रयोग करना। दृश्य तो वो देख ही नहीं सकते, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। बिल्कुल ठीक है। मौखिक होना चाहिए क्योंकि दिखाई तो देता ही नहीं है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मतलब स्पर्श करने वाली सामग्री को। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे ठीक रहेंगे क्योंकि स्पर्श करके ही बच्चा समझ पाएगा कि क्या अक्षर बना हुआ है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि, जो प्रोजेक्ट विधि है, इसके कथन पर विचार करना है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या यहाँ आंसर रहेंगे हमारा? जो है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बिल्कुल ठीक है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। बिल्कुल ठीक है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम्य को मानती है। बिल्कुल यहाँ सी हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण को इच्छुक
इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार देखेगी। तो किस प्रकार देखेगी यहाँ पर देखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, केवल B, A, B, C आंसर इसका रहेगा। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने की उत्सुकता, बिल्कुल स्रोतों के आधार पर यहाँ उत्सुकता होनी चाहिए, कल्पनाशील होनी चाहिए, समस्या को समाधानों को कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की, मुद्दों को उच्च शिक्षा के में चर्चा के लिए स्थापित, ये हमारा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में कौन सा सहायक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा बी, A और C इसका आंसर रहेगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, यह एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए है। ये आप पढ़ लीजिएगा, यह अधिक समावेशी बनाने के लिए यहाँ सहायक हो सकता है। तो ये हो सकते हैं सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। तो क्यों सिखाना चाहिए विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना, यह समझाने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, विवेचनात्मक होना कि उनकी खुद की ज़िंदगी से जोड़कर सिखाना। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। विविधता को दर्शाने वाले का यहाँ पर चयन करना है। तो परितोष को बांग्ला अच्छी लगती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। परितोष को जो बांग्ला भाषा अच्छी लगती है, जबकि सुचेत को हिंदी बोलनी अच्छी लगती है। तो ये विविधता को दर्शाने का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है करते हैं कल। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।